आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क, इनका जो राज्यकाल रहा, इस राज्यकाल में किस तरह बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृति और बौद्ध धम्म फूला फला और उसका फैलाव भी हुआ। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि आचार्य कुमारलब्ध ये भी कनिष्क काल से ही संबंधित थे और इन्हें तो बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के दृष्टि से उत्तर भारत का सूर्य कहा जाता है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। ये बात है ईस्वी सन 64 की। ईस्वी सन 64 में काश्यप मातंग, ये भी कनिष्क काल की बात है। काश्यप मातंग बुद्ध मूर्ति के साथ चीन पहुंचे थे। अब देखिए यहां से बुद्ध धम्म चीन कैसे पहुंचा वाली बात है। तो काश्यप मातंग ये बुद्ध मूर्ति के साथ चीन पहुंचे थे। कनिष्क के राज्यकाल में ही सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा बनाने की प्रथा शुरू हुई। यह हमने पहले भी बताया था कि कनिष्क काल में ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति बनाने की जो प्रथा है, जो परंपरा है, वो शुरू हुई। उससे पहले बुद्ध मूर्ति नहीं थी। इससे यह सिद्ध होता है कि काश्यप मातंग कनिष्क के समय में चीन गए थे, क्योंकि वे बुद्ध मूर्ति के साथ चीन पहुंचे थे। एक चीनी दंत कथा के अनुसार पूर्व हान वंश जो है, हान वंश, उत्तरकालीन हान वंश, मतलब पूर्व हान वंश और उत्तरकालीन हान वंश राजवंश के सम्राट ईस्वी सन 58 से 76 के बीच इनका समय रहा है। इनका नाम था मिंगती। इन्होंने पने राज्य के 7वें वर्ष में एक रात स्वप्न देखा कि स्वर्ण पुरुष ने, जिसके कंठ और उसके आसपास चमकते हुए सूर्य की सी आभा थी। ये स्वप्न की बात है मिंगती के। इन्होंने एक रात एक स्वप्न देखा और इस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण पुरुष, जिसके कंठ के आसपास चमकते हुए सूर्य की सी आभा थी, उड़ते हुए राजमहल में प्रवेश किया। स्वप्न की बात है, लेकिन देखिए यह दंत कथा आज तक चली आ रही है चीन में। उड़ते हुए राजमहल में प्रवेश किया। अगले दिन उसने अपने दरबारियों से इस स्वप्न का अर्थ पूछा तो फुई नामक दरबारी ने बताया कि वह स्वर्ण पुरुष पश्चिम के महात्मा बुद्ध थे। यह दंत कथा आज भी सुनाई जाती है चीन में और यह सुनने सुनाने की प्रक्रिया आज भी है वहां। तो फुई नामक दरबारी ने बताया कि वह स्वर्ण पुरुष पश्चिम के महात्मा बुद्ध थे, जो चाऊ वंश के समकालीन थे। इससे प्रभावित होकर राजा ने 18 व्यक्तियों के राजदूत मंडल को बौद्ध धम्म ग्रंथों और भिक्षुओं को लाने के लिए भारतवर्ष भेजा। उसके दरबारी फुई ने जब उन्हें बताया कि भाई ये कोई दूसरा नहीं, ये कोई स्वर्ण पुरुष नहीं, बल्कि ये स्वयं तथागत बुद्ध हैं, पश्चिम के महात्मा हैं, महात्मा बुद्ध, और ये चाऊ वंश के समकालीन थे। चाऊ वंश वहाँ पर इसका एक बड़ा सम्मान भी है। तो राजा ने इससे प्रभावित होकर 18 लोगों को भारत की ओर भेज दिया, और वो इसलिए कि वे बुद्ध धम्म का अध्ययन करेंगे और साथ ही भिक्षुओं को भी साथ में ले आएंगे। 2 वर्ष उपरांत मध्य एशिया के युएहची देश में इस मंडली की भेंट 2 भारतीय भिक्षुओं से हुई। इनके नाम चीनी भाषा में क्या, एह, मो, तान और यफा लान थे। इनके साथ बुद्ध की प्रतिमाएं एवं उनके संस्कृत ग्रंथ थे। वे उन भिक्षुओं को सफेद घोड़े पर बिठाकर ईस्वी सन 64 में लोयाग ले गए। अगले वर्ष सम्राट ने लोयांग नगर के पश्चिमी द्वार के बाहर श्वेत अश्व नामक विहार के निर्माण की आज्ञा दी। आज भी यहाँ ये जो विहार है, जिसे व्हाइट हॉर्स टेम्पल कहा जाता है, ये विहार आज भी वहाँ पर है, जहाँ ये 2 बौद्ध भिक्षु
वहां पहुंचे थे इनके साथ। किया यह मोह तान काश्यप मातंग के जीवन के बारे में अधिक जानकारी तो प्राप्त नहीं है, लेकिन चीनी सूत्रों के अनुसार वे मध्य भारत के एक अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। मध्य भारत में वैसे मातंग समुदाय को देखा जाता है, और काश्यप मातंग ये जो भिक्षु है ये उस समय 64 में ये चीन पहुंचे। माना ये जाता है चीनी ग्रंथों के अनुसार और चीनी सूत्रों के अनुसार कि ये मध्य भारत के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और दक्षिण में स्थविरवाद का प्रचार करते थे। मतलब मध्य और दक्षिण में इनका बड़ा अच्छा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्वयं ईस्वी सन 68 से 70 तक कुछ सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, और ये चीनी भाषा में जिन सूत्रों का उन्होंने अनुवाद किया वो है बुद्धचरित सुत्त, दशभूमि श्लेष छेदिका सुत्त, धम्म समुद्र कोश सुत्त और जातक और शील भेद संचय। हम आपको याद दिला दें कि कुषाण साम्राज्य जो है वो लगभग 300 वर्ष तक रहा, और कनिष्क के पश्चात भी उनके उत्तराधिकारी शासन करते रहे। कनिष्क के बाद उनके पुत्र हुविष्क, इन्होंने 20 वर्ष राज्य किया, और वासुदेव प्रथम के शासनकाल में कुषाण बौद्ध साम्राज्य का अंत हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक राजा जब धम्मिक हो जाता है तो राजा के धम्मिक होने से उसका जो पूर्ण साम्राज्य है, उसकी जो प्रजा है, उनमें भी धम्म का एक इन्फ्लुएंस हमने देखने को मिलता है। यानी कि जैसे राजा वैसी प्रजा देखने को मिलती है। अब राजा अगर मॉरलिटी पर चल रहा है, नैतिकता पर चल रहा है, उसके जीवन मूल्यों में नैतिकता सबसे बड़ा आधार है, तो उसकी प्रजा की भी जीवन शैली का आधार ये नैतिकता होती है। और इसलिए बौद्धों के सुत्त में ये बात जरूर आती है कि राजा भवतु धम्मिको। यदि राजा धम्मिक बनता है तो फिर प्रजा भी अच्छी हो जाती है, धम्मिक हो जाती है, धम्म का पालन पोषण करने वाली होती है। धम्म का मतलब वो मार्ग जो हमने जीवन यापन करने के लिए धारण किया है, और वो मार्ग है पंचशीलों का, अष्टांगिक मार्गों का और पवित्रता का, शीलों का, धम्म का। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग के द्वारा चलने वाली ये प्रजा होती है। तो यहाँ सम्राट कनिष्क की बात को इस कड़ी में रोकते हैं। अगली कड़ी में इससे और आगे बढ़ेंगे। अब ये वक्त पूरा होता है, हमें इजाज़त दीजिएगा। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी।